तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे थिन लेंस फॉर्मूला फॉर कॉनकेव लेंस। तो भैया ऐसा है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारे पास दो ऑप्शन थे, रियल इमेज फॉर्मेशन, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन। दोनों के लिए हमने इमेज डायग्राम बना के सॉल्व किया था। ठीक है, इस बार हमारे पास लेकिन कॉनकेव लेंस है, इसमें एक ही ऑप्शन आपका वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन। तो देख सकते हैं, देखिए मैं आपको रे अपने हिसाब से बता रहा हूँ, देखो कैसे किस तरीके से इसको बनाएंगे रे डायग्राम। देखिए ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस है। मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सेस पे कोई हमारा ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है और उसकी हाइट ए और बी है। इस तरीके से ए उसका हेड है, बी उसका टेल है। जो इससे पहले रे निकल के जाएंगी वो क्या होंगी, आपकी क्या होंगी, इससे क्या होगा, उनका डायवर्जन होगा। इस तरीके से ये रे डायवर्ज होगी तो इसको पीछे मिलाएंगे इस तरीके से। तो ये पैरेलल रे कॉनकेव लेंस के केस में फील होता है कि इस वर्चुअल फोकस से यहाँ से डाइवर्ज होके आ रही है, तो हमारा ये दैट इज वर्चुअल फोकस। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से जो रे निकल के आएगी वो हमारी अनडेविएटेड जाएगी, वो सीधी चलती चली जाएगी इस तरीके से। तो जो रे ये हमारी रे आगे चली गई है और ये रे इधर चली गई, दोनों रे कभी कन्वर्ज कहीं पे भी कट नहीं करेंगी, तो इनको पीछे रिट्रेस करेंगे। तो ये वाली रे पीछे रिट्रेस होगी, यहाँ मिलेगी, और ये वाली रे भी रिट्रेस होके यहाँ मिलेगी। तो यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। ये हमारा यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन ये हो गया। तो ए वाले से ए पॉइंट मिलेगा और बी वाले से बी वाली रे गई होगी वो सीधी गई होगी और सीधी निकलती चली होगी, तो यहाँ पे बी डैश पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे मिलेगा ए डैश और नीचे मिलेगा बी डैश, इस तरीके से। ठीक है, अब लेंस फॉर्मूले में हमारे पास एक ही कंडीशन है भैया, आपको याद रखना है OF2 है ना। हमें जो एंगल्स फाइंड करने हैं ऑप्टिकल सेंटर के साथ में और F2 के साथ में फाइंड करने हैं। ट्रायंगल्स फाइंड करने हैं, उनमें हमें ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देना है और दो इक्वेशन बनानी, उनके RHS को इक्वल कर देना, ये हमारा रूल है। तो OF2 ये हमारी ट्रिक रहेगी। तो हमारे कौन कौन से ट्रायंगल फाइंड करने हैं, हमें ऑब्जेक्ट का ट्रायंगल एंड इमेज यानी A डैश B डैश का ट्रायंगल विद O, ये फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट का ट्रायंगल और इमेज का ट्रायंगल A डैश B डैश का ट्रायंगल विद F2 यानी F के साथ, जो भी F2 होगा सेकंड फोकस इधर बनना होगा उसके साथ में। ठीक है, ये हमें दो ट्रायंगल, ये हमें दो ट्रायंगल यहाँ फाइंड करने, दो ट्रायंगल यहाँ फाइंड करने और एक इक्वेशन यहाँ पर एक इक्वेशन वहां पे निकालनी है। तो देखिए ये वाले ट्रायंगल हमारे कहाँ मिल रहे हैं, चेक करते हैं। ABO, ठीक है, O फॉर ऑप्टिकल सेंटर, ये O पॉइंट होगा सही, ABO। तो ये वाला ABO का मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABO, बिल्कुल ठीक है। और A डैश B डैश हो, ये छोटा वाला ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के अंदर है, ध्यान देंगे। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला छोटा सा जो एंगल दिख रहा है, ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन एंगल है। बड़े का भी यही एंगल है, ये छोटा, और यही इसी का एंगल, तो दोनों के लिए एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों में tan थीटा लगा देंगे। बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो AB डिवाइडेड बेस का मतलब B इंटू O, लेकिन OB लिखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस लिखी जाती है तो OB करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। और छोटे वाले ट्रायंगल में A डैश B डैश बाई OB डैश, ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे, मैग्निफिकेशन जैसी फॉर्म में करेंगे। A डैश B डैश बाई AB कैसे लिखेंगे, A डैश B डैश बाई AB, ये हमारा हो जाएगा OB डैश बाई OB, हमारा फॉर्मूला बन चुका है। A डैश B डैश OB डैश बाई OB, ये हमारी पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। सेम तरीके से ये ट्रायंगल फाइंड करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे। तो इसको रब कर देता हूं मैं, जो मैंने कलर्स किए हटा दिए। अब हमें फाइंड करना है AB का F के साथ ट्रायंगल और A डैश B डैश का F के साथ ट्रायंगल। देखो AB का F के साथ ट्रायंगल देखिए क्या बना, AB हमारा इसके बराबर है, AB हमारा ये इसके बराबर है, तो AB और MO बराबर है। तो तुमने ये वाला ट्रायंगल देखो,
ए बी की जो है वो एम ओ के बराबर है, तो ए बी को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ए बी इस वाले में, और ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। अब देखो ए वाले ट्रायंगल में दोनों चीजें बराबर हैं। थोड़ा सा ये तो मैं आपको ट्रिक बताइए, एग्जैक्ट ए बी का मतलब यहाँ से या तो ए बी हो या उसके इक्विवेलेंट कोई चीज हो, सही है। तो ये हमारा ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये हमने ही एक ट्रिक बनाई है, बुक्स में इस तरीके से कोई भी ट्रिक इस तरीके मेंशन नहीं है, तो आपको ज्यादा आसान हो जाएगा अगर इन चीजों को ध्यान रखेंगे। तो ए बी और एफ के साथ तो कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, यहाँ से ऐसी कोई बनती नहीं जो फोकल लेंथ से जाती हो, है ना, फोकल पॉइंट से जाती हो। तो हमने इस तरीके से ए बी को शिफ्ट कर दिया और ये हमारा ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में हमारा ये जो छोटा एंगल है, ये वाला एंगल ये बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे, देखिए हमने लिखा बड़े वाले ट्रायंगल में एम सी बाई ओ एफ, जो सी नहीं ये ओ है, ये थोड़ा सा सी दिख रहा है लेकिन ये हमारा ओ है, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर के लिए ओ बोलते हैं। तो एम ओ परपेंडिकुलर बाई बेस, एम ओ डिवाइड बाई ओ एफ परपेंडिकुलर बाई बेस, और ए डैश बी डैश बाई ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ओ एफ, मतलब बी डैश एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ, ठीक है। इस तरीके से ये वैल्यू हमारी ट्रायंगल के हिसाब से आ गई है, और एम ओ हमारे किसके बराबर, ए बी के बराबर, तो यहाँ पे ए बी रख देंगे, तो इसको ए डैश बी डैश बाई ए बी देखो क्या बनेगा, ए डैश बी डैश बाई एम ओ कर देंगे, ये एम ओ कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या बना, बी डैश एफ बाई ओ एफ, और ठीक है देखिए इसके हिसाब से हमने लिख लिया, लेकिन एम ओ हमारा किसका इक्विवेलेंट है, लंबा ये वाली जो हाइट है ये ए बी के बराबर है, ये हमारी ए बी के बराबर है, तो हम इसे ए बी भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड में ए बी के बराबर है। तो आप देखो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। इक्वेशन 1 में ये जो पार्ट है इसके बराबर है, इक्वेशन 2 में ये पार्ट इसके बराबर है। इन इक्वेशन के ए डैश बी डैश बाई ए बी दोनों में ही आ चुके हैं, तो इनके ये वाले पार्ट भी बराबर होंगे, तो इक्वेट कर देंगे इनको, इनको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी लाइक दिस, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दिया हमने, तो हमारे पास बन गई इक्वेशन ओ बी डैश बाई ओ बी इक्वल्स टू बी डैश एफ बाई ओ एफ, ये इक्वेशन बन गई है। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है इमेज देखते हुए, तो इमेज को देखते हैं, हमारे पास देखिए इमेज क्या है, इमेज को देखते हैं और इमेज को लाके हम अपनी चीजें चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ओ बी डैश का मतलब ओ बी डैश का मतलब क्या है, ओ बी डैश ये हमारा ओ है और बी डैश का मतलब ये वैल्यू है, तो हमारी यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट टू लेंस डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो ओ बी डैश, ओ से बी डैश इधर के लिए रिवर्स में चलेंगे तो माइनस वैल्यू आएगी, और बी डैश पे क्या बनेगी इमेज, तो माइनस बी बनेगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस वी, और ओ बी का मतलब ओ बी, ओ से बी की तरफ माइनस आएगा, और ये रखा है ऑब्जेक्ट तो माइनस ही हो जाएगा, तो यहां तक तो कोई दिक्कत आई नहीं, ठीक है। आगे कहते हैं बी डैश एफ, बी डैश एफ का मतलब है ये वैल्यू चाहिए, थोड़ा ध्यान देंगे, यहां से इमेज देखते हुए करेंगे, कुछ भी रटना नहीं है, बी डैश एफ ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा देंगे तो हमारी बात आ जाएगी, ये बड़ी वैल्यू में से इसमें से अगर हम इसको घटा दें, देखिए ध्यान से मैंने कलर कर रखे हैं, अगर हम ओ एफ में से ओ बी डैश घटा दें, ओ एफ में से ओ बी डैश घटा दें, तो ये वाला हमारे वैल्यू आ जाएगी, तो हम लिख सकते हैं ओ एफ माइनस ओ बी डैश, ओ बी डैश हम घटा दें और नीचे तो एफ तो है ही, ठीक है। ये माइनस से हमारा माइनस कट जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वी बाई यू हमारी आ चुकी है, और ओ एफ ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस, ये इधर के लिए ओ टू एफ नेगेटिव में, तो माइनस एफ आएगा यहाँ पे, माइनस एफ माइनस ओ बी डैश हमने यहाँ पे रखा था, देखो ओ बी डैश आपको याद है माइनस वी होता था, तो ये माइनस का वी, और हमारा ओ एफ ये था, ये वाला जो हमने माइनस एफ लिखा है, तो ये हमारी वैल्यू ये आ गई रूल के हिसाब से, लग तो यही रहा है, बाकी हम चेक करेंगे, ठीक है। रटा हुआ किसी को नहीं होना चाहिए, रटना थोड़ा हार्ड है,
इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा चेक कर लेते हैं, देखिए क्या होगा। ये माइनस से सब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, खैर वी बाई यू इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस एफ प्लस वी बाई माइनस एफ हो जाएगा, सही है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर का इधर इधर का इधर, तो माइनस वी एफ इक्वल्स टू माइनस यू एफ और प्लस यू वी, ये वैल्यू हमारी आ चुकी है ना। तो यू ओ बी वाली टर्म एक तब कर लेते हैं, इधर पहुंचा देते हैं, तो जाएगा यू एफ माइनस वी एफ इक्वल्स टू यू वी। चेक करिए ये वैल्यू हमारी इक्वेशन हमारी बन चुकी है। इस पूरी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, यू वी एफ से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाई यू वी एफ से डिवाइड करेंगे, तो यहां से यू वी एफ से डिवाइड करेंगे, यू वी एफ से यू एफ कट जाएगा तो वी बचेगा, यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो यू बचेगा, यहाँ पे यू वी एफ से डिवाइड करेंगे यू वी कट जाएगा एफ बचेगा। तो हमारे पास ये आ गया लेंस फॉर्मूला या लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन ये बिल्कुल इसी तरीके जैसे मिरर इक्वेशन, वहां पे हमें ट्रायंगल फाइंड करते थे सी पी के साथ में, कनाट प्लेस सी के साथ में और पोल के साथ में। यहाँ पे पोल वगैरह नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर है, और सी नहीं है, यहाँ पे हमें क्या यूज करें आपका फोकल लेंथ। तो यहाँ पे ट्रायंगल फाइंड करें ओ एफ टू के साथ, ओ एफ के साथ, ऐसा कर सकते हैं, और वहाँ ट्रायंगल फाइंड करते थे सी पी के साथ में। खैर रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन तो हट गया है, तो उसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी है, लेकिन ये बात हमें समझ में आ गई कि हमारा ये इस तरीके से डेरिवेशन होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसी समय हम लोग मैग्निफिकेशन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखिए अब मैग्निफिकेशन अगर निकालना पड़े तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला देख क्या बनने वाला है, थोड़ा सा ही स्पेस चाहिए, बात इतने में ही हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए भैया, हमने कहा मैग्निफिकेशन के लिए हम सेम हमेशा सेम प्रोसेस यूज करिए, सही, कभी बदलिए नहीं बार बार, कभी कैसा भी करेंगे कभी कैसा भी करेंगे, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। एक सिस्टम को फॉलो करिए, कोशिश करिए वो आपका जो सिस्टम है होमोजीनियस सिस्टम हो। लेंस फॉर्मूला कर रहे हैं तो सब में एक तरीके से लग जाए, मिरर फॉर्मूला कर रहे हैं तो लग जाए, मैग्निफिकेशन कर रहे हैं तो उसका तरीका एक है। अगर ऐसा कर पाएंगे तो आपको आसान लगेगा, अगर बदल के करेंगे तो आपको याद करना पड़ेगा कौन से बार में आपने क्या किया था। एनीवे मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और चेक करिए दोनों ही हमारे ऊपर है, ऑब्जेक्ट भी अपवर्ड है और इमेज भी अपवर्ड है, तो दोनों ही हमारे प्लस और प्लस थे, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा मैग्निफिकेशन होता है हमारा जिसे हम कहते हैं ए डैश बी डैश बाई ए बी कहते हैं, वो वाले इस वाले फॉर्मूले से यहाँ पे चेक कर लीजिए। ये वैल्यू हमारी जो सबसे पहले हमारी इक्वेशन आई थी वो ये आई थी मैग्निफिकेशन की, ये इक्वेशन जो कि होती थी हमारी, इसको सॉल्व किया था ओ बी डैश बाई ओ बी, ये वैल्यू हमारी आई थी माइनस बी माइनस यू, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई बात नहीं। 1 और 2 क्या कह रहे हैं, तो 1 और 2 दोनों मैग्निफिकेशन की बातें हैं, तो दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, तो हमारा एच आई बाई एच ओ जो हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया, वी बाई यू हो जाएगा, यही फाइनल हमारा यही मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो मैग्निफिकेशन हमारा हो चुका है वी बाई यू। तो हमने एक बात पहले भी नोट की थी, अगेन वी आर नोटिसिंग द सेम थिंग, हमें फिर से वही बात हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा जो मिरर फॉर्मूले में अगर माइनस आ रहा है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, इस तरीके से ये दोनों बातें हमें नोटिस होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा इट इज अ लेंस फॉर्मूला फॉर कॉनकेव लेंस, और दैट इज मैग्निफिकेशन फॉर कॉनकेव लेंस, दैट इज 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, यहाँ पे एम इक्वल्स टू प्लस वी बाई यू। जो थिन लेंथ फॉर्मूला है ये हमारा, ये जो फॉर्मूला सभी के लिए वैलिड है हमारा, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे रियल इमेज फॉर्मेशन चाहे वर्चुअल, सभी के लिए फॉर्मूला है एक। तो ये पॉइंट यही कह रहा है, द सेम थिन लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन वैलिड फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज, चाहे रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, सभी के लिए एक ही है। जब m की वैल्यू मोर देन 1 होती है तो इमेज हमारी क्या है, मैग्नीफाइड है। अगर m हमारा मोर देन 1 है तो इमेज हमारी मैग्नीफाइड है, अगर m हमारा लेस देन 1 है तो इमेज हमारी डिमिनिश्ड है। अगर m की वैल्यू 1 है तो हमारा इमेज का साइज वही है जो ऑब्जेक्ट का साइज है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दैट इज ओके। अब यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर m हमारा पॉजिटिव है तो हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, अगर m हमारा नेगेटिव है तो इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड होगी। तो इसको लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा समझ सकते हैं। देखिए मैं इसी केस में अगर हमने जो अभी भी किया उसको देखते हैं, हमने अभी भी क्या किया है,
मैग्नीफिकेशन हमारा क्या आया था, हमारा वी बाई यू आया था लेंस के केस में, ठीक है। तो यू तो हमारा हमेशा नेगेटिव होता ही है, सही है। जैसे अब देखते हैं, चेक करते हैं, एम हमारा कब, यू तो हमारा नेगेटिव होता ही है बाय डिफॉल्ट, है ना, यू तो हमारा नेगेटिव होता ही होता है, ठीक है। और उसी समय हमारी ये हमारा वी भी हमारा नेगेटिव हो जाए, वी हमारा नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, एम हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमारा ऐसा कब होगा, यू तो हमारा नेगेटिव है ही, लेकिन वी हमारा नेगेटिव कब होगा, तो ये हमारा लेंस रखा हुआ है तो इधर ही ऑब्जेक्ट रहे और इधर ही कैसे इमेज बन जाए, तो दोनों ही नेगेटिव होंगे। जब दोनों नेगेटिव होंगे तो ये केस हमारा कब होता है, ये हमारा कब होता है, ये वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होता है। तो एम हमारा अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज होगी हमारी। देखिए एम हमारा कब पॉजिटिव आ सकता है, यू तो हमेशा नेगेटिव होगा ही होगा, आपको पता ही है। यू तो हमारे नॉर्मली बाय डिफॉल्ट, अगर यू हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, लेंस इधर रखा है, तो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ठीक है। और ऑल द डिस्टेंस ऑफ मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इधर जाओगे तो यू हमारा हमेशा नेगेटिव होने ही वाला बाय डिफॉल्ट ज्यादातर केसेस में। तो यू तो नेगेटिव हो गया, अगर वी भी हमारा नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, एम हमारा पॉजिटिव आएगा। और वी नेगेटिव कब होगा, जब इमेज हमारी इधर ही बनेगी। अगर लेंस के जिधर ऑब्जेक्ट है जिधर उधर इमेज बनती तो वो हमारी वर्चुअल इमेज बनती है, वो हमारी वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। क्योंकि रे हमारी जानी चाहिए थी सीधी पार होके, लेकिन ये यही इन्वर्टेड हो गई दोबारा से। जबकि मिरर में अपोजिट होता है, मिरर में क्या होता है, रे इधर ही आनी चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट की साइड में ही इमेज बनी है तो रियल इमेज होती है। लेंस आपके मिरर में ऑब्जेक्ट जिधर रखा है उधर ही इमेज बनती तो रियल इमेज होती है। यहाँ पे उल्टा कैसे, ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज इधर बनी होगी तभी रियल इमेज होगी, नहीं तो वर्चुअल इमेज होगी। तो मैंने आपको केस बताया, एम पॉजिटिव कब हो सकता है, यू तो नेगेटिव होगा ही होगा, वी हमारा और नेगेटिव हो जाए, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कट के पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो हमारा एम हमारा पॉजिटिव तभी होगा जब हमारा यू भी इधर है और वी भी इधर है। यू और वी दोनों तभी इधर होते हैं जब वर्चुअल इमेज हमारी बनती है। तो वर्चुअल इमेज के केस में हमारा इमेज क्या होती है, वो हमारा एम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एम इज पॉजिटिव इन केस ऑफ वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या बनती है, इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल इमेज हमारी इरेक्ट बनती है। अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज हमारी उल्टी बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट उल्टा है तो इमेज हमारी सीधी बनेगी। मतलब सीधे का उल्टा, उल्टा रख दोगे तो सीधा, इस तरीके से। एनीवे, तो ये बात आपको वैसे तो पता है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा लॉजिकली समझाने की कोशिश की है। देखो समझते हैं। अब एम नेगेटिव होता है तो देखो क्या कैसी इमेज बनती है। देखिए मैंने कहा एम नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या, वी बाई यू, यू हमारा बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होगा कि ऑब्जेक्ट इधर रखोगे, लेंस इधर रखोगे और डिस्टेंस यहां से करोगे ऑप्टिकल सेंटर टू दिस, तो यू तो हमारा नेगेटिव होगा ही होगा। यू नेगेटिव है और हमें एम नेगेटिव ही रखना है, एम को नेगेटिव रखना है, तो वी को क्या रखो, पॉजिटिव। ये ऊपर प्लस और नीचे माइनस होगा तभी ये नेगेटिव आएगा, तभी ये नेगेटिव आएगा। यानी कि वी पॉजिटिव कब होगा, जब वी हमारी इधर बनी हो। तो ये तो नॉर्मल केस है, ऑब्जेक्ट इधर रखो इमेज इधर बनेगी, तो ये ऐसा रियल केस में होता है, रियल इमेज के केस में ही होता है, अदरवाइज ऐसा कहीं नहीं होता है। तो हमारा एम नेगेटिव तभी होगा जब इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड, लिखा है इन्होंने, एम नेगेटिव तभी होगा जब वी इज पॉजिटिव। अगर वी भी नेगेटिव और यू भी नेगेटिव तो हमारा एम पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे माथा पच्ची ना भी करना चाहें तो बहुत आसान है कि हमारा रियल इमेज के लिए एम हमारा नेगेटिव होता है, रियल और इन्वर्टेड के लिए एम हमारा नेगेटिव होता है। उल्टा केस एक तरीके से, जब पॉजिटिव एम होता है तो हमारी वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो लॉजिक के रूप में भी समझ सकते हैं और उसको याद भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, पावर ऑफ अ लेंस, किसी लेंस की पावर क्या होती है ना। तो हमारे पास दो टाइप के लेंस होते हैं, तो दो टाइप की पावर भी होती है, पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर। पावर से मीनिंग है हमारे पास मान लीजिए कोई लेंस है, ठीक है, वो रेज को कितना कन्वर्ज कर सकता है या कितना डाइवर्ज कर सकता है। तो पैरेलल रेज आ रही हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस कितना है, कॉन्वेक्स लेंस उनको कितना कन्वर्ज कर सकता है। जैसे एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसने इसको कन्वर्ज किया और ये हमारा डिस्टेंस मिल गई, फोकल लेंथ मालूम ने f1 कह दिया। एक लेंस हमने और लिया, उसने क्या किया, रेज को कन्वर्ज कर दिया, फौरन यहीं का इमीडिएट बहुत पास में ही कन्वर्ज कर दिया। इसमें f हमारी जो f2 है कम है ना। ये मान लो देखो केस में पहले रेज को पास में ही कन्वर्ज कर दिया, लेंस के पास में सारी रेज जो सीधी सीधी आ रही थी, जो सीधी रेज आ रही इनको सारा कन्वर्ज कर दिया एक ही जगह पे, पास में ही कन्वर्ज कर दिया। फोकल लेंथ कम है, ज्यादा कन्वर्जन कर रखा है, तो उसकी पावर क्या है, ज्यादा। अगर पावर नहीं होगी तो कोई भी लेंस किसी रे को कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं कर पाएगा। तो द एबिलिटी ऑफ अ
लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द इनकमिंग रेज इज नोन एज पावर ऑफ अ लेंस। लेंस की पावर क्या कहलाती है कि वो रे को कितना ज्यादा डाइवर्ज या कितना कन्वर्ज कर सकता है। अगर लेंस हमारा डाइवर्ज या कन्वर्ज नहीं करता है तो वो लेंस ही नहीं है, वो क्या है, एक प्लेन शीट ऑफ ग्लास है। ठीक है, इस तरीके से। और वैसे लॉजिकली क्या है, जिस जिस लेंस में ये जो कर्व है, जितने ज्यादा शार्प कर्व होंगे, जैसे ये तो नॉर्मल कर्व है, ये अगर जितनी ज्यादा रेडियस ऑफ कर्व है, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ही उसकी पावर होगी। यानी कि पतला सा लेंस है, लगभग पैरेलल लाइन से लगभग बिल्कुल पतली पतली सी है, ये एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत, मतलब आपका बहुत बड़ी रेडियस ऑफ कर्वेचर को बिलोंग करते हैं, और ये लेंस बहुत पतला है, तो इसकी एक काफी हद तक एक प्लेन शीट जैसा ही है, एक प्लेन शीट जैसा है, तो इसकी पावर काफी कम होगी। ये लेंस जो हमारा, इसके कर्व बहुत भयंकर कर्व है, बहुत तेज शार्प कर्व है, तो इसकी पावर हमारी काफी ज्यादा होगी। तो बाकी तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से है ही, द पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। कोई लेंस पे कितनी रेज फॉल हो रही है, वो उनका कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज कर पा रहा है, यही हमारे किसी लेंस की पावर कहलाती है। पावर को मेजरमेंट करने का तरीका, हमारा जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। डायोप्टर एक ऐसा यूनिट होती है। पावर का जो फॉर्मूला होता है, अगर जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ को हम ले लें मीटर में और उसको रिवर्स कर दें, 1/, कर दें 1/, फोकल लेंथ मीटर में, तो जो वैल्यू आती है वो पावर इन डायोप्टर होती है। तो ये वैल्यू जो पावर है हमारी, पावर इक्वल्स टू 1 मीटर में समथिंग होगा, और इसको रिवर्स करेंगे तो इसकी यूनिट होगी मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स को डायोप्टर कहते हैं, दैट इज ऐसा यूनिट। ठीक है, तो अगर हम एक डायोप्टर की बात करें, एक डायोप्टर पावर कब होगी, कोई भी एक ऐसा लेंस जो पैरेलल रेज को अपने लेंस से 1 मीटर पे कन्वर्ज करता है। 1 मीटर पे कन्वर्ज करता है, एक डायोप्टर है। अगर वो आधा मीटर पे कन्वर्ज करता है तो 2 डायोप्टर। जितना ज्यादा पास कन्वर्ज करेगा उतनी उसकी पावर ज्यादा होगी। पावर ऑफ फोकल लेंथ आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोर द फोकल लेंथ लेस द पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर में तो कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से बस एक पॉइंट है, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी पावर क्या होती है, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। फोकल लेंथ तो इधर ही होगी, और ये डायरेक्शन में पता है आपको, दिस डायरेक्शन इज टेकन एज अ पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट टू लेंस डायरेक्शन इज टेकन एज अ पॉजिटिव। तो ये डायरेक्शन भी हमारी ऑप्टिकल सेंटर टू फोकल पॉइंट जो होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये हमारी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। ये फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू का रिवर्स भी पॉजिटिव ही आता है। तो फोकल लेंथ हमारी क्या कहलाएगी, पॉजिटिव फोकल लेंथ कहलाएगी। पॉजिटिव फोकल लेंथ है तो पॉजिटिव पावर होगी। आपका जो लेंस होता है, जैसे मान लीजिए कॉनकेव लेंस की अगर मैं बात करूं, कॉनकेव की बात करूं, ठीक है, ये मान लीजिए ये हमारा है, ये हमारा कितना जो पैरेलल रेज आ रही है, सही है, इनको कितना डाइवर्ज कर पा। अगर इसकी पावर नहीं होगी तो ये बिल्कुल सीधी सीधी चली जाएंगी इस तरीके से, सही है। लेकिन पावर होगी इसकी, जितनी ज्यादा पावर होगी उतना ही ज्यादा डाइवर्ज करेगा। ये काफी डाइवर्ज इस तरीके जितना डाइवर्ज कर दिया, तो ये रे कभी मिलेंगी नहीं, डाइवर्जिंग रेज कभी मिलती नहीं। तो इनको बैकवर्ड ट्रेस करेंगे तो पीछे कहीं एक पॉइंट मिलेगा ये। तो ये जो वैल्यू है ऑप्टिकल सेंटर से ये फोकस तक की जो डिस्टेंस है, ये हमारी कहलाती है फोकस। लेकिन ये रे रियल में नहीं मिल रही है, तो ये फोकस कैसा कहलाएगा, वर्चुअल फोकस। ये फोकस कैसा है, वर्चुअल फोकस। ये हमारा वर्चुअल फोकस है, वर्चुअल फोकस। तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये जो फोकस होता है, इट इज अ रियल फोकस, रियल फोकस। और कॉनकेव के केस में वर्चुअल फोकस होता है। अब हमने देख सकते हैं दिस डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव एंड ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर टू दिस डायरेक्शन, फोकस के लिए हम जाएंगे तो डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव। तो फोकल लेंथ यहाँ पे नेगेटिव होती है, यहाँ पे कॉनकेव के केस में नेगेटिव फोकल लेंथ होती है, तो पावर भी हमारी नेगेटिव होती है। तो जो लोग स्पेक्स पहनते हैं, जैसे मैं स्पेक्स पहनता हूँ, ठीक है, तो हम लोगों का ये क्या है, कॉनकेव है, और इसकी ये वर्चुअल फोकस बनाता है, और क्या करता है, रे को डाइवर्ज करता है, और इसकी फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव है, और हमारी पावर भी नेगेटिव है। तो आप नंबर जो लोग दूर का देखते हैं, नॉर्मल चलते फिरते जो आपको देखते लोग जो ग्लासेस यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट नॉर्मली नेगेटिव के होते हैं। अगर रीडिंग के गिलास होते हैं, पास में कोई चीज पढ़ने को करते हैं, वो हमारे पॉजिटिव पावर के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के गिलासेस होते हैं। ठीक है,
नॉर्मली वो लोग कम यूज करते हैं, सुनार वगैरह आपने देखे होंगे, कोई किसी के पास का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको देखने के लिए यूज करते हैं। बाकी जो हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं, हमें साफ नहीं दिखते हैं, तो हम लोग कॉनकेव लेंस को यूज करके हम लोग करते हैं, और अपनी जो आई साइड है उसमें करेक्शन करते हैं, हमें सही से दिखाई दे। वो एक अलग ही टॉपिक है, डिफेक्ट ऑफ आईज, वो हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। नहीं तो प्रॉपर हम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि कौन सा लेंस लगाएंगे तो हमें साफ साफ दिखेगा, हमारी आंख में कितना डिफेक्ट है, उसके हिसाब से लेंस की हम लोग कैलकुलेशन भी करते हैं। वो नीट के फॉर्म में होता है ऐसा, हमें नीट यहाँ पे नहीं है। चलिए, तो हमने पावर ऑफ लेंस के बारे में पढ़ा, इसके फोकस, रियल फोकस, वर्चुअल फोकस, नेगेटिव पावर, पॉजिटिव पावर, इन सब के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक की तब हम लोग मूव करते हैं। कुछ पूछना है बताइए। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। जो हमारे पतले पतले लेंस होते हैं, थिन लेंसेज, उनके कॉम्बिनेशन कई बार यूज करे जाते हैं। सिंगल लेंस इज नॉट सफिशिएंट टू फॉर्म सम इमेजेस। एक लेंस से इमेजेस बनती है, नो डाउट काम में आता है, लेकिन हम लोग इतनी डिवाइसेस यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर यूजिंग मोर देन वन लेंस। दैट माइट बी कॉम्बिनेशन ऑफ some convex and concave, sometimes some lenses and some mirrors, कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो लेंसेज के कॉम्बिनेशन क्यों यूज किए जाते हैं, तो बेसिक टॉपिक है क्यों करते हैं। तो सबसे पहला मीनिंग है उसका, क्यों करते हैं। सबसे पहले मैग्नीफाइंग एन इमेज, किसी इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए। जैसे इसका सेंस क्या है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये हमारे पास लेंस है और हमने इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी कोई एक इमेज बन रही है, इसने M1 मैग्नीफिकेशन कर दिया, पहले वाले इतना मैग्नीफाई कर दिया। अब जो इमेज बन चुकी है, मतलब पहले से मैग्नीफाई, पहले से बड़ी इमेज बन गई है, हमने फिर एक लेंस लगाया, इस लेंस ने इसको फिर से और मैग्नीफाई कर दिया, है ना। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, उसकी इमेज मैग्नीफाइड बनी A डैश B डैश, और इसको भी मैग्नीफाई करके कैसे बनाया A डबल डैश B डबल डैश। तो एक लेंस से उतना मैग्नीफिकेशन नहीं मिल पाया, मैग्नीफिकेशन आपका फिक्स है लेंस पे। ऐसा नहीं आप ये सोचो किसी इमेज को कितना भी मैग्नीफाई कर सकते हैं, नहीं, एक एग्जैक्ट वैल्यू है लेंस पे। हम मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले हमने देख रखे हैं, वो उन्हीं फॉर्मूले के हिसाब से इनके आंसर्स आते हैं। तो एक लेंस ने मैग्नीफाई कर दिया कुछ, मान लो एक लेंस ने डबल मैग्नीफाई कर दिया, दूसरे ने 3 गुना मैग्नीफाई कर दिया। मान लीजिए इसका मैग्नीफिकेशन 2 है, इसका मैग्नीफिकेशन 3 है, तो ओवरऑल जो इमेज का मैग्नीफिकेशन जो होगा वो हमारा क्या होगा, इन सबका मल्टीप्लाई होगा। तो M1 इंटू M2 दैट इज 2 इंटू 3, यानी दोनों लेंस लगाएंगे तो मैग्नीफिकेशन हमारा 6 आ जाएगा, 6 गुना। यानी अगर 1 सेंटीमीटर की इमेज है तो फाइनल में 6 सेंटीमीटर की बनेगी दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन करने में। तो हम कॉम्बिनेशन क्यों यूज करते हैं, टू मैग्नीफाई एन इमेज, किसी भी इमेज को बड़ा करके एनलार्ज करके देखने के लिए। इसके अलावा जो हमारी जो इमेज है उसकी शार्पनेस को बढ़ाने के लिए, शार्पनेस का मतलब बिल्कुल हमारी इमेज बिल्कुल शार्प बने, उसकी मतलब कि किनारे ब्लर ना बने। और ये ब्लर कब नहीं बनते हैं, जब उसमें जो सर्टेन डिफेक्ट्स हैं, एब्रेशंस हैं, वो दूर हो जाते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। क्रोमेटिक हमारे एब्रेशन होते हैं, मिरर में हमारे स्फेरिकल एब्रेशन होता है, यहाँ पे क्रोम कलर वाले डिफेक्ट होते हैं। तो डिफेक्ट हमारे केस में है नहीं, हमें सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि जो डिफेक्ट हैं लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन सही नहीं बनती है, तो मल्टीपल लेंसेज को यूज करके हम उस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा इरेक्ट द फाइनल इमेज, जैसे ये देखिए फाइनल इमेज को सीधा करना, जैसे कोई चीज में हमने ऑब्जेक्ट रखा सीधा, इमेज बनी उल्टी है तो हमें उल्टा दिखाई देगा। अगर हम देखो यहाँ चेक करिए, ये हमारा क्या है, ये सीधी इमेज है, ये इन्वर्टेड इमेज है, और इसको भी हमने इन्वर्ट कर दिया तो सीधी बन गई। फाइनली हमें क्या दिख रही है, ये अगर हम केवल एक लेंस यूज करते हैं तो हमें ये इमेज दिखाई देती है इन्वर्टेड, लेकिन 2 लेंस यूज करें तो हमें फाइनल इमेज इरेक्ट दिखाई दे रही, सीधी सी दिख रही है। तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन हम किसी इमेज को सीधा करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा द फील्ड ऑफ व्यू, जो हमारा व्यू है, व्यू एंगल को बढ़ाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, बाकी हमें पता ही है जो हमारे लेंसेज हैं कैमराज में यूज होते हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, सब जगह हमारे ये यूज होते हैं। ठीक है, एनीवे लास्ट में हमारा टॉपिक है टोटल मैग्निफिकेशन। बहुत सारे अगर लेंस हमारे यूज होते हैं तो क्या होता है, व्हेन लेंसेज आर यूज्ड इन अ कॉम्बिनेशन ईच लेंस मैग्नीफाई द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्रीसीडिंग लेंस। जो कोई भी लेंस जो उसको ऑब्जेक्ट मिलता है उसके हिसाब से उसको मैग्नीफाई करता है, दूसरा लेंस इस जो नई इमेज मिली उसको भी मैग्नीफाई करता है। तो एक के बाद दूसरा उसको और मैग्नीफाई करता है, मैग्नीफाइड को दूसरा मैग्नीफाई करता है, तो मैग्नीफिकेशन बढ़ता चला जाता है।
तो हमारा ओवरऑल मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर एक लेंस ने M1 दिया, दूसरे ने M2 दिया, तीसरे ने M3 डैश, तो टोटल मैग्निफिकेशन जो होगा हमारा इज दिस M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू डैश, इस तरीके से। तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज करते हैं। तो ये बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है, वैसे मैंने खाली इंसर्ट कर दिया, इसकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट में नहीं आता, लेकिन हमें पता होना चाहिए। We are moving towards the next, equivalent focal length and power of two thin lenses in contact। अगर हमारे पास दो लेंस कांटेक्ट में है तो उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी। मान लो मैंने कहा ये पहला वाला लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f1 है और पड़ोसी वाले की f2 है, तो अगर इनकी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी, इन सही दोनों एक साथ लगा देंगे तो कहां पे हमारी फोकल लेंथ होगी। जैसे पहले वाले ने अपने से f1 पे कन्वर्ज करता था और दूसरा केवल लगा होता, पहला ना लगा होता, केवल दूसरा लगा होता, तो वो f2 पे फोकस लगाता। लेकिन हमने दोनों एक साथ लगा दिए तो क्या होगा, दोनों एक साथ लगा दिए तो क्या होगा। अगर इंडिविजुअल लेंस लगाते ये पहला वाला, तो ये f1 डिस्टेंस पे ऑप्टिकल सेंटर से f1 डिस्टेंस पे फोकस करता। केवल दूसरा लगाते तो वो अपने से f2 सेकंड, अपने से ऑप्टिकल सेंटर से f2 डिस्टेंस फोकस करता। दोनों एक साथ लगाएंगे तो इतना तो हमें क्लियर पता चल गया, दोनों कॉन्वेक्स लेंस हैं तो फोकल लेंथ काफी कम हो जाएगी, वो f1 f2 से दोनों से ही कम होगी। क्लियर पता है। लेकिन मैथमेटिकल रिलेशन में एग्जैक्ट हमें कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है, तो उसको हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से। ठीक है, दोनों एक साथ लगाएंगे तो इनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो दैट है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज। इनफैक्ट दोनों कॉन्वेक्स हो या एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव, एक मल्टीपल कॉन, या दोनों कॉनकेव हो सकते हैं, मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, हो सकता है एक प्लेनो कॉन्वेक्स हो, दूसरा कुछ और कॉन्वेक्स हो, बाई कॉन्वेक्स हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। फोकल लेंथ से मतलब है f1 f2 प्लस में है माइनस में, जैसा भी हम उसके हिसाब से काम करते हैं। चलिए तो इसका बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो मान लेते हैं हमारे पास दो लेंस है, एक लेंस L1 है, दूसरा लेंस L2 है, दोनों ऑप्टिकल सेंटर हॉरिजॉन्टल हैं और उनकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उनके ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, और उनकी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक हमने ऑब्जेक्ट रखा है O, जो कि पहले वाले लेंस से U डिस्टेंस पे है। तो क्या सिचुएशन बनती है, तो हम मान लेते हैं केवल हमारा f1 रखा हुआ है, f2 नहीं रखा हुआ है, तो क्या होता देखिए। तो हम यहाँ पे बोर्ड पे लेके बनाते हैं। मैंने कहा ये हमारा एक पतला सा लेंस रखा हुआ है और ये हमारी ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट हमने इसके सामने रख दिया, ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉइंट ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पॉइंट बनाया तो पॉइंट बना देते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इससे रे निकली, ये हमारा पहला लेंस क्या करेगा, उसको कन्वर्ज कर देगा। तो ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज हमारी थोड़ी देर के लिए हमने आइडियस इमेज कर ली, कि फाइनल इमेज नहीं है, एक लेंस और रखेंगे इसके बाद में। ठीक है, तो ये हमने अगर रखा है यहाँ पे, तो हमारा ये डिस्टेंस, ये मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस यू हो गई, और ये इमेज हमारी जो आइडियस बनी है, फाइनल इमेज नहीं है, तो हमने इसको वीडियस का नाम दे दिया। ये लेंस हमारा है जिसकी फोकल लेंथ f है, तो हम इसको लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो दैट है लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u, दिस इज द फॉर्मूला एंड वी हैव टू पुट द वैल्यूज। वैल्यू पुट करते हैं तो 1/f की जगह f1 हो जाएगा, 1/u, ये u की जगह, मतलब u तो हमारा u ही है और v कितना है, ये v डैश, तो हमारा v डैश - 1/u, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन वो 1 आ गई। ठीक है, अगर हमने इसी समय मतलब एक लेंस और ऐड ऑन कर दिया, एक लेंस और ऐड ऑन कर दिया, तो जो इमेज बन रही थी वो इमेज यहाँ पे नहीं बनेगी। वो जो इमेज बनी, मान लीजिए वो जो दूसरा लेंस है उसको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा, उसको फिर हमारा एक फाइनल इमेज बनाएगा। तो पहले लेंस ने जो इमेज बनाई है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का बिहेव करेगी, क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का। मान लो ऐसे मान चलो कि ये रे आ रही है, जैसे ये आ रही है हमने यहाँ पे अपना एक लेंस लगा दी बीच में जबरदस्ती, तो ये रे जो इमेज बनने वाली थी, जो इमेज बन रही है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ये फाइनली एक उसको कहीं भी एक इमेज और बनाएगा, फाइनल इमेज, इस तरीके से। ठीक है, वो उसको और कन्वर्ज करेगा। दो तरीके से देख सकते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस नॉर्मल कन्वर्ज करता है, दूसरा और आ गया तो उसने और कन्वर्ज कर दिया, तो फाइनल इमेज हमारी यहाँ बनेगी। तो हमने यहाँ से दूसरे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस हमने फाइनली v1 रखी है। फिर से हमने लेंस फॉर्मूला लगाया, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हमारा लेंस चूंकि सेकेंड लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो हमने इसको f2 कर दिया। v का मतलब फाइनली हमारी ये डिस्टेंस है, बिल्कुल v है। u कितना है, ये जो हमारी इमेज बनी है ये इसके लिए
ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो जो जो वी डैश है भाई हमारा यू हो जाएगा। तो यू की जगह हमारे यहाँ पे क्या कर देंगे, वी डैश कर देंगे, यू की जगह ये वी डैश आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ये सेकंड वाले को समझने की कोशिश करिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सेम है जैसे पहले करते आ रहे हैं। वी वही रहेगा, यू की जगह वी डैश हो जाएगा ये। तो दो इक्वेशन हमारी बन चुकी हैं, दोनों को सम कर देंगे तो देखो क्या आता है हमारे पास। आगे बढ़ा देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करने पे तो क्या होता है, LHS उनके क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स टू 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ये वैल्यू हमारी कट गई तो देख सकते हैं 1/v माइनस 1/u। ठीक है, और ठीक है अब देखते हैं, चलो ये बात हमारे पे इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है। इक्वेशन नंबर कोई बात नहीं, ये हमने इसको छोड़ दिया, अभी कुछ नहीं बोला, ऐसा कोई कमेंट नहीं किया। इक्वेशन नंबर दिस है इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है। अब देखते हैं कि अगर हमने एक कोई अपना लेंस खुद लगाया होता, सही है, एक हमने एक लेंस और लगाया होता, मान लीजिए, सही है, ये दोनों लेंस ना लगाए होते, अपना एक खुद का लेंस लगाया होता, ये पीला वाला लेंस, सही है, ये वाला लेंस, तो इसकी पावर अगर इन दोनों के लेंस के बराबर होती तो क्या करता, ये इसको रे को लेता और सीधा सीधा फाइनली यहां पे कन्वर्ज कर देता। क्या करता, फाइनली यहां पे कन्वर्ज कर देता। अगर ये लेंस होता, हो सकता है फाइनली इसको रे के यहां पे कन्वर्ज कर देता। ये अगर ऐसा कर पाता तो ये लेंस दोनों के इक्विवेलेंट होता। ये दोनों के इक्विवेलेंट कब होता, ये फाइनली दोनों रे को एक जगह पे कन्वर्ज कर पाता, सही है, यहां से लेता और फाइनली ये यहां पे दे देता इस तरीके से, तब ये दोनों का इक्विवेलेंट कहलाता। वही वाली बात है, मतलब कि एक पर्सन कुछ काम करता है, दूसरा कुछ पर्सन कुछ काम करता है, इक्विवेलेंट उनकी जगह पे एक पर्सन लगाया, वो दोनों का काम उतनी ही देर में कर देता है, तो हम उसको कहेंगे, उस पर्सन को उन दोनों पर्सन का इक्विवेलेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा तब इक्विवेलेंट होगा उतने ही ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ उतनी दूरी पे और उतनी ही देर दूरी पे हमारी फाइनल इमेज बन जाए। यानी u दूरी पे ऑब्जेक्ट होने पे v दूरी जो फाइनल है यहाँ पे हमारी इमेज बन जाए, तो हम कह सकते हैं ये येलो वाला लेंस उन दोनों लेंस का इक्विवेलेंट है। तो इसके लिए फिर हम जो थर्ड इमेज हमारी बनी है, तो इसको हम लगाएंगे, थर्ड इमेज के लिए हम लोग लगा रहे हैं फॉर्मूला। थर्ड इमेज के लिए क्या लगा रहे हैं, देखिए लिख रहे हैं, तो हमने फिर से लगाया लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला कौन से के लिए, फॉर इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट लेंस के लिए हमने लेंस फॉर्मूला हमने लगा दिया। ठीक है, तो 1/f क्या हुआ, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/v v ही है और 1/u ये हमने इक्वेशन नंबर 4 आ गई हमारी, सही है। अब देखिए 3 और इनको आपस में इक्विवेलेंट करिए, दोनों को इक्वेट करिए। ये भी फाइनल के लिए दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन है, ये भी हमारा दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन है। तो देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वैल्यू जो ये है, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, चेक करिए, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू दोनों के थर्ड इक्वेशन का RHS और फोर्थ इक्वेशन का RHS मैच कर रहे हैं, तो इनके LHS भी मैच करेंगे। इनके LHS मैच करने का मतलब क्या है, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या बना हमारा, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये हमारा आंसर आ चुका। उनकी फोकल लेंथ में ये रिलेशन होगा, उनकी फोकल लेंथ में, या कह सकते हैं जो नेट लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, चेक करिए, देखो सॉल्व करिए इसे, f1 f2 बाई f1 प्लस f2 हमारा फॉर्मूला आ गया। ये हमारी नेट फोकल लेंथ होगी। अगर दोनों की फोकल लेंथ पता हो, दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों के सम से डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो नेट फोकल लेंथ अकेले लेंस की फोकल लेंथ कर सकते हैं। ये f क्या है, इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ है, ये f1 क्या है, पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ है, f2 क्या है, दूसरे वाले की फोकल लेंथ है, और हमें पता है फोकल लेंथ का रिवर्स क्या कहलाता है, पावर। तो हमारा जो इक्विवेलेंट लेंस है, इक्विवेलेंट लेंस का 1/f का मतलब उसका पावर आ गया, पावर बराबर 1/f1 का मतलब P1, 1/f2 का मतलब P2। तो आप देख सकते हैं हमारी पावर आ गई। यानी अगर हमारे बहुत सारे लेंसेज हैं
जो कॉम्बिनेशन रखे हुए हैं, तो नेट पावर क्या होगी, P1 प्लस P2 प्लस P3, जितने लेंस हैं सबका पावर क्या होगी, सम होती चली जाएगी, सबकी सम हो जाएगी इस तरीके से। तो हमारा ये इक्विवेलेंट पावर और ये इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला आ चुका है, ये हमारा इक्विवेलेंट फोकस का फॉर्मूला आ चुका है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमारे बहुत सारे लेंस हैं, उनकी नेट पावर की नेट फोकल लेंथ कितनी होगी, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डेड सबका, और पावर क्या होगी, इक्विवेलेंट पावर होगी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डेड जितने भी होंगे उन सबकी इक्विवेलेंट पावर इस तरीके से ऐड ऑन होके आंसर आ जाएंगे। जितने भी हो, आप जरूरी नहीं कि 2 लेंस हो तभी हमारे आंसर आए। अगर आपसे एक बात कहें, अगर जैसे एक लेंस हमारा ये कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव है, सही है, और मान लो दोनों सेम पावर के हों, ये कॉन्वेक्स हमारा 3 डायोप्टर प्लस में और ये कॉनकेव मान लो 3 डायोप्टर माइनस में, नेगेटिव में ही होगा, तो नेट पावर कितनी हुई चेक करिए, +3 प्लस -3 P का मतलब डायोप्टर में लिखेंगे, 3 ये P ना होके मैंने पावर के रूप में लिख दिया, लेकिन ये हमें क्या लिखना है, डायोप्टर लिखना है, ये हमें क्या लिखना है, डायोप्टर। तो ये मान लीजिए ये 3 डायोप्टर है, ये -3 डायोप्टर है, तो पावर कितनी हो गई, +3 डायोप्टर प्लस माइनस का 3 डायोप्टर, तो आंसर होगा 0। 0 पावर, 0 पावर का मतलब हमारी ये बिल्कुल एक उसकी से स्लैब की तरह काम करे, गिलास की स्लैब, जो गिलास की स्लैब है वो ना तो कन्वर्ज करती है ना डाइवर्ज करती है, फोकल लेंथ उसकी होती है इनफाइनाइट, तो पावर हो गई उसकी 0। फिर आप समझने की कोशिश करिए, जितनी पावर का हमारा लेंस पॉजिटिव है उतनी पावर का अगर हम नेगेटिव लेंस लगा देंगे तो वो एक गिलास की स्लैब की तरह काम करेगा। यही वजह है जो लोग लेंस लगाते हैं, आपने देखा होगा किसी ऑप्टिशियन के पास जाओ, वो आपका चश्मा ले लेगा और एक लेंस उसके सामने लगाएगा ऐसे, और किसी दीवार को ऐसे देखने की कोशिश करेगा। उसका सेंस क्या होता है, उसका सेंस जैसे मान लीजिए मेरा ये नंबर -2 नंबर है, तो -2 के आसपास वो क्या करता है, +2 का नंबर सर्च करता है, ऐसे रैंडमली उसका अंदाजा तो होता है ये पावर पतला है, लेंस मोटा है, उसको लगा ये 2 के आसपास का है, तो मान लो उसे +2 मान लो सर्च किया, उसने +2 सर्च किया, मेरा -2 दोनों को मिलाने के बाद में ये क्या, ये प्लेन गिलास की शीट की तरह वर्क करेगा। तो उसने ऐसे दीवार उसके बाद में ऐसे हिलाया, उसके पार जो दीवार है उसको देखने की कोशिश करी, तो दीवार क्या होगी, हिलती नहीं दिखेगी। अगर गिलास की स्लैब को आप ऐसे करके देखेंगे ना, तो उसके पीछे की चीज आपको हिलेंगी नहीं, लेकिन अगर किसी लेंस को लगाने के बाद में ऐसे करिए आप, उसके आर पार देखिए, तो वो चीजें उसके साथ हिलेंगी। तो प्लेन जो शीट होती है वो उसके आर पार आप देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर लेंस के आसपास देखोगे चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव, पीछे की चीजें डिस्टर्ब होंगी। ठीक है, तो यही प्रोसेस वो यूज करता है। आपका -2 का लेंस है तो +2 का उसने सर्च किया अप्रॉक्सीमेट, दोनों को लगाया, देखा पीछे की दीवार हिल रही है नहीं हिल रही, अगर नहीं हिल रही है तो जितना पॉजिटिव उसने अभी देखा है +2, तो आपका -2 आपका लेंस है, तो उससे अंदाजे से बता देगा आपका लेंस -2 है, बिना किसी मैकेनिक। पहले तो मशीनें नहीं थी, अब तो बहुत मशीनें आ गई, मशीनों से चेक हो जाता है, लेकिन ये पुरानी प्रोसेस है, ओल्ड प्रोसेस है, पहले ऐसे ही चेक करते थे। अगर ठीक है, वो रैंडमली हिट एंड ट्रायल से करते हैं, जिस वैल्यू पे पीछे की जो इमेज है हिलना बंद हो गई तो उसे समझ गया कि प्लेन शीट में कन्वर्ट हो गया है, जितना पावर नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, इसलिए हमारा ये प्लेन शीट में कन्वर्ट हो गया है। तो यहां पे हमने समझा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, सम का 1/f = 1/f1 + 1/f2 + डेड 1/fn, इक्विवेलेंट पावर P1 + P2 + P3 + P4 जितने भी हैं, लेकिन उनके क्या होंगे, मैग्नीट्यूड भी लगाने और साइन भी लगाने हैं। अगर आपको ये नहीं P1 P2 P3 पावर जोड़नी तो है, उनके मैग्नीट्यूड भी लगाइए और साइन भी लगाइए। अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है पावर प्लस होगी, कॉनकेव लेंस है तो आपकी पावर माइनस होगी, उन्हीं कॉम्बिनेशन से नेट पावर इक्विवेलेंट पावर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या टॉपिक हमारे पास। हमने 1-2 न्यूमेरिकल्स किए थे, मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दे देता हूं, सही है। अब हम नेक्स्ट में हमारे साथ न्यूमेरिकल्स हैं, मैं आपके काफ़ी न्यूमेरिकल्स अलग से भी करूंगा, कोई आपके कुछ वीडियो लेक्चर बना के संडे को या कुछ आपकी क्लास ले लूंगा, आप क्लास में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उनको डिस्कशन करेंगे, उसके वीडियो भी बना के आपको मतलब कि अनलिस्टेड करके आपको शेयर कर देंगे। तो 1-2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे एक है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल जो भी है। ठीक है, तो इंटरनल हमें बताइए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे कहते हैं। जो किट हमारा जो रे है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने की कोशिश करती है, और जिस एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका क्या है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो
हमारी रे पूरी की पूरी बाउंस बैक हो जाती है उसी मीडियम में, डेंसर मीडियम में। इस प्रोसेस को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूरी की पूरी रे रिटर्न बैक हो गई। ये तभी होता है जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे पास, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज दिस। एक ऐसा हमारे पास डेंसर मीडियम है जिसमें हमें स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है जिसका क्रिटिकल एंगल है। अच्छा, अगर उसने वैसे नॉर्मली पूछा होता चलते चलते आपसे कि भाई इस मीडियम में बताइए स्पीड ऑफ लाइट क्या है, तो आप क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट जो है हमारी वो c बाई म्यू होती है। अब मुझे म्यू बता दीजिए तो मैं आपको वेलोसिटी इस मीडियम बता दूंगा, लेकिन उसने म्यू तो बताया नहीं है। कोई बात नहीं, चल नहीं बताया कोई बात नहीं। तो उसने क्या बताया, उसने क्रिटिकल एंगल बताया। उनको ओके कोई दिक्कत नहीं है, क्रिटिकल एंगल बताया है तो हम उस मीडियम की आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा। फिनिश। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। तो क्रिटिकल एंगल से क्या निकालेंगे, म्यू निकालेंगे, उसको यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी वेलोसिटी इन दैट मीडियम आएगा। तो हमारा साइन आई सी क्या होता है, क्रिटिकल एंगल 1 बाई दैट डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयर। ऐसी डायरेक्ट याद कर लो, जो नहीं कि पूरा डेरिवेशन दोबारा करके देखिए, पेपर में नहीं करना होता, वो तो आपको समझने के लिए बार बार करना है, यहाँ तो आपको डायरेक्टली करना है। तो क्रिटिकल एंगल 30 है तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 बाई म्यू। साइन 30 वैल्यू कितनी थी 1/2, आपका म्यू हो गया म्यू 2 1 कितना होगा 2। तो आप देख सकते हैं म्यू 2 1 हमारा कितना होगा 2। वैसे भी डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयर हमेशा मोर देन 1 आएगा, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं। ये वैल्यू यहाँ रख दी। तो 3 × 10⁸ को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.5, क्या आएगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वो तो आ जाएगा। चलिए, तो हमें क्रिटिकल एंगल निकालना, तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, आएगा तो उसी से तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 45 डिग्री है, अगर ये डेंसर मीडियम ना होता तो रे सीधी चली आती। ठीक है, तो ये टोटल 45 है, तो ये वैल्यू कितनी होती, ये वैल्यू इधर वाली वैल्यू 45 होती है। ये 15 डिग्री की दिया हुआ है, तो ये स्मॉल आर हमारा कितना हो गया 45 माइनस 15 दैट इज कितना हुआ 30, है ना, 30 डिग्री हुआ ना, 30 डिग्री। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा देंगे, स्नेल्स लॉ लगा देंगे यहाँ पे, अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर एट म्यू 2 बाई म्यू 1, सही है, इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर और दिस बाई दिस, तो ये म्यू 2 और म्यू 1 यहाँ मानना पड़ेगा इस तरीके से। चलिए अब ठीक है, चलिए यहाँ पे 45 डिग्री आ गई और साइन आर हमारा कितना आ चुका है, साइन आर हमारा ये अंदर वाला एंगल है 30 और म्यू 2 निकालना है और 1 हमारा एयर है, तो म्यू 2 हमारा आ जाएगा। सर साइन 45 वैल्यू कितनी होती 1/√2 और साइन 30 वैल्यू कितनी होती 1/2, तो ये से म्यू आ जाएगा। तो अब देखिए कितना आ गया, तो हमारा जो म्यू आ चुका है म्यू इक्वल्स टू 2/√2, 2/√2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, √2 और ये आपका √2, ये कट गया, तो म्यू की वैल्यू हमारी आ चुकी √2, है ना। तो क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो ये तो सही, क्रिटिकल एंगल क्या होता है साइन आई सी 1/μ होता है, सही है, तो 1/√2 हो गया। एक किस वैल्यू के लिए होता है वैल्यू, आई सी 45 डिग्री के लिए ऐसी वैल्यू होती है। 45 अगर साइन की वैल्यू 45 डिग्री हो जाए तो उसकी वैल्यू 1/√2 होती है। तो आई सी हमारा कितना हो गया 45 डिग्री हमारा क्रिटिकल एंगल हमारा हो गया।